वो एक हाथ से उसने छुरा पकड़ा है, स्ट्रैंड काटता है डीएनए का, स्ट्रैंड काटा, बल निकलेगा क्योंकि ये तो यहाँ से खींच रहा है, फोर्स आ रहा है, बल निकले, जैसे बल निकल गए उसने वापस पे ग्लू चिपका दिया, डीएनए दोबारा से क्या हो गया, जुड़ गया। स्टूडेंट्स, मैं हूं एहसान और आप लोग देख रहे हैं डीप कॉन्सेप्ट्स एंड बायोलॉजी का चैनल। और आज हमारे पास बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक सीजन टाइप मूवी टाइप एक टॉपिक है। सीक्वल भी उसके हैं, प्रीक्वल भी उसके हैं, लेकिन आज के जो हमारे पास मतलब ये कई मूवीज को मिला के जो सीरीज बनती है जिसमें सारी मूवीज एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती है ना, ऐसे हमारे पास ये टॉपिक ऐसा है जिसके पिछले टॉपिक के साथ भी ये कनेक्टेड होगा, अगले टॉपिक्स के साथ भी ये कनेक्टेड होगा। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है, जो आज हम मूवी देखने जा रहे हैं, उसमें सस्पेंस भी है, थ्रिलर भी है, उसमें हमारे पास बहुत कुछ है, एक्शन भी है, सब कुछ है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है, फुल कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। और टॉपिक हमारे पास क्या है, जो मूवी का नाम है, जो टॉपिक है हमारे पास वो क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन। साथ साथ बातें बहुत करेंगे, लेकिन इस चीज़ को हमने समझना है और इसको स्टार्ट करना है। तो इंशाल्लाह आज के इस लेक्चर में हम डीएनए रेप्लिकेशन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको समझेंगे और साथ साथ फिर बातें भी करेंगे उस पर, और उसके कॉन्सेप्ट्स में डीप डिगिंग भी करेंगे, उसके बिल्कुल बीच में जाएंगे कि असल में ये काम हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ठीक है। और ये चीज़ इसमें से कुछ स्किप नहीं करना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट इन द सेंस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही, जितने भी आगे तुम लोगों ने पढ़ना है, बायो में जाओगे तो डीएनए का पता होना ज़रूरी है। चाहे कोई डिग्री करो, मैं ये नहीं कह रहा बायोटेक्नोलॉजी करो, जेनेटिक्स करो, माइक्रोबायोलॉजी करो, बॉटनी करो, ज़ूलॉजी करो, क्राइम्स में जाओ, पब्लिक हेल्थ में जाओ, मेडिकल में जाओ, जहाँ भी जाओ डीएनए के बारे में पता होना ज़रूरी है। क्योंकि डीएनए जो है वो हमारे पास बेसिक टॉपिक है कि जिसको डीएनए का पता होगा उसके लिए ना बहुत सारी चीज़ों का जो समझना है वो इजी होगा कि डीएनए क्या और उसकी रेप्लिकेशन वगैरह कैसे होती है। तो आज हमारा जो मेन टॉपिक होने वाला है वो है हमारे पास डीएनए की रेप्लिकेशन, कि व्हाट इज डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम डीएनए रेप्लिकेशन, देखो रेप्लिकेशन आम जिंदगी में यूज होने वाला वर्ड है। रेप्लिका, रेप्लिका का मतलब क्या होती है, रेप्लिका का मतलब क्या होता है, रेप्लिका का मतलब होता है कॉपी, किसी चीज की कॉपी बनाना। तो डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब क्या होगा, डीएनए की अपनी कॉपीज बनाना, ठीक है। एक डीएनए से दो, दो से चार, चार से आठ, ये जो कॉपी सेल्फ रेप्लिकेशन होती है, खुद को डिवाइड किया जाता है। डुप्लीकेशन जो होती है, अपने आप को डबल कर देना, आइडेंटिकल डबल कर देना, ये क्या हमारे पास है, डीएनए रेप्लिकेशन। सो व्हाट इज डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन इज द सेल्फ सिंथेसिस ऑफ डीएनए, सेल्फ सिंथेसिस ऑफ व्हाट, सेल्फ सिंथेसिस ऑफ डीएनए, अपने आप को बनाना, या सेल्फ डुप्लीकेशन इसको कह सकते हो, सेल्फ डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए। तो डीएनए का खुद को डबल कर देना क्या कहलाता है हमारे पास, डीएनए रेप्लिकेशन। क्या कहलाएगा वो हमारे पास, डीएनए का रेप्लिकेशन। तो आज हम स्टार्ट क्या करने वाले हैं कि डीएनए खुद को डबल कैसे करता है, ठीक है। कहाँ डबल करता है, ये उसका प्रीक्वल है, कहाँ डबल करता है, जरा अगर उसको रिकॉल करो, फ्लैशबैक्स में जाओ, तो हमारे पास ये जब सेल डिवीजन हो रही होती है तो वहां पे जो सिंथेसिस फेज आता है, कौन सा फेज आता है, सिंथेसिस फेज होता है। पहले क्या था हमारे पास, G1 होता है, फिर सिंथेसिस फेज होता है, फिर G2 होता है, उसके बाद डिवीजन होती है, माइटोटिक डिवीजन, मियोटिक डिवीजन जो भी है वो होती है। तो हमारे पास सेल साइकिल के दौरान हमारे पास किस फेज में ये खुद को डबल कर रहा होता है, डीएनए की डुप्लीकेशन कहाँ हो रही होती है, एस फेज में हो रही होती है। अब वो सवाल ये उठता है, ये सवाल नहीं है कि क्यों, मतलब कहाँ हो रही है, सवाल ये है कि क्यों होनी है, डीएनए खुद को डबल क्यों करेगा। मेन क्वेश्चन जो है, जो जहन में आता है वो यही है कि भाई डीएनए को क्या जरूरत पड़ गई है खुद को डबल करने की। तो जरूरत उसकी इसलिए पड़ी है कि देखो हमारे पास एक सेल है, बेफर्ज उसके अंदर ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम बेसिकली क्या है, डीएनए है। अब इस सेल ने करना है डिवाइड, और डिवाइड करने के बाद एग्जैक्ट उसने वही इंफॉर्मेशन दोनों सेल्स में देनी है, ठीक है। मतलब इसने डिवाइड करना है और इससे दो सेल बनेंगे, क्या बनेंगे, दो सेल बनेंगे। दो सेल जब डिवाइड होगा तो अगर ये डीएनए रेप्लिकेट फर्ज नहीं हुआ, जब रेप्लिकेट नहीं हुआ तो ये आधा डीएनए इधर चला जाएगा, आधा डीएनए इधर चला जाएगा। तो ये तो फिर आइडेंटिकल नहीं हुए ना, क्योंकि ये पेरेंट डीएनए था, ये हमारे पास पेरेंट सेल था ना, ये क्या था हमारे पास, पेरेंट सेल। ये हमारे पास डॉटर सेल्स हैं, ये क्या है हमारे पास, डॉटर सेल्स हैं। तो डॉटर सेल्स जो होंगे ही उसके अंदर वही एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो कि पेरेंट सेल में थी, ऐसा ही है ना।
तो पेरेंट सेल में एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन तब ही हो सकती है कि हमारे पास ये जो डीएनए ये खुद को डबल करे, ये वाला स्ट्रैंड जो है ये भी खुद को डबल करे और ये वाला स्ट्रैंड भी खुद को डबल करे। तो जब इसकी डिवीजन होगी तो इस सेल में एक स्ट्रैंड ये चला जाएगा, एक स्ट्रैंड ये चला जाएगा, एक स्ट्रैंड उधर चला जाएगा, एक स्ट्रैंड उधर चले जाएगा और दोनों सेल्स में एग्जैक्ट वही पुराने वाला काम होगा जैसे उनका अब्बा हुजूर थे, ठीक है, वैसे ही उनके बेटा हुजूर बनेंगे हमारे पास ये वाले। सही है। तो इस वजह से ताकि एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन जो डाटा है आइडेंटिकल कॉपी बने उनके डॉटर सेल्स की, मतलब एक सेल है वो एग्जैक्ट वैसे ही दो सेल में कन्वर्ट हो जाए, उसके लिए जरूरी है कि उसके अंदर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन पड़ी है, जो एक सेल को एक ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए यूज होती है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन, वो सारे के सारे जीन्स वो एग्जैक्ट वैसे ही उसमें भी हूँ और वैसे ही उसमें भी हूँ। तो उसके लिए जरूरी है कि ये जो डीएनए है इसको डुप्लीकेट करना है, अपने आप को कॉपी करना है, अपनी कॉपी बनानी है। तो वो कॉपी बनाने वाला जो प्रोसेस है वो क्या है हमारे पास डीएनए रेप्लिकेशन। क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? फॉर आइडेंटिकल कॉपीज फॉर्मेशन, आइडेंटिकल कॉपीज फॉर्मेशन की एक जैसी कॉपीज बने उसके लिए हमारे पास डीएनए का डुप्लीकेट करना जरूरी हो जाता है। तो इस वजह से ये डीएनए का रेप्लिकेशन सारा होता है, कॉम्प्लेक्स भी है और इजी भी है, मतलब इसको लोगों ने मुश्किल बनाया हुआ, ये इतना मुश्किल नहीं है, बस अटेंटिव होकर इस बात को सुनो क्योंकि ये सारे जो हमारे पास जितने भी कॉन्सेप्ट्स होंगे वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे। तो कहानी कहाँ से शुरू हुई? कहानी शुरू हुई ये जो डीएनए है इसने अपने बच्चों में एग्जैक्ट वही इंफॉर्मेशन दोनों को देनी है, नाइंसाफी नहीं करेगा, जो उधर देगा वो ही दूसरे को देगा। तो उसके लिए इसको करना है खुद को डिवाइड, इसने खुद को क्या करना है? डिवाइड करना है। तो वो कैसे डिवाइड करेगा वो आज हमारा टॉपिक है, ठीक है। ये तो थोड़ा सा इसका जो हमने तमहीद बांधी है, जो हमने इसके लिए थोड़ा सा प्रीक्वल बताया है कि ये हमारे पास ये काम हो क्यों रहा है, वो हो गया। फिर ये पता चल गया किस फेज में होगा। सेल साइकिल को अलग से हम डिस्कस करेंगे, इसके जो डिफरेंट फेजेस हैं, G1 फेज में क्या होता है, इंटरफेज क्या है, माइटोटिक फेज क्या है, S फेज क्या है, G2 फेज क्या है, G0 फेज क्या है, वो सारी चीजें अलग है, उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो है डीएनए रेप्लिकेशन। तो अब हमें ये पता चल गया कि डीएनए रेप्लिकेशन होती क्या है और क्यों होती है, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन क्यों जरूरी है वो हमें पता चल गया। अब हम चलते हैं इसके फेजेस की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास बिलफर्ज ये डीएनए है। बिलफर्ज सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन उठता है कि ठीक है अगर ये डिवाइड करेगा तो ये कैसे डिवाइड करेगा, मतलब कौन सा स्ट्रैंड किधर जाएगा, ठीक है। हमारे पास ये डीएनए है, इसको मैं बता देता हूँ, ये जो सीडी है ये हमारे पास एक डीएनए है, बल्कि इसको मैं थोड़ा सा इजी कर देता हूँ ताकि आगे फिर कोई मसला ना हो, बल्कि ठीक तो बनाया था आगे कर सकते थे इसको। ये हमारे पास पेरेंट डीएनए है, ठीक है। इसने डिवाइड करना है, इसने क्या करना है? डिवाइड करना है। ये हमारे पास कौन सा डीएनए हुआ? पेरेंट डीएनए, या फिर इसको हम ओल्ड डीएनए भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओल्ड डीएनए। तो पेरेंट डीएनए है। अब ये देखो इसके मतलब ये जब डिवाइड करेगा तो कैसे डिवाइड करेगा वो हम बाद में देखेंगे कैसे डिवाइड करेगा, लेकिन बिलफर्ज इसके लिए तीन मॉडल है कि कौन सा स्ट्रैंड। अब एक स्ट्रैंड ये है, ये 5 to 3 मैं कर देता हूँ, ये 5 to 3 जो होगा हमारे पास एंटी पैरेलल होगा, ये मैं इधर कर देता हूँ। अब ये स्ट्रैंड है ये अलग होगा, ठीक है, और इसके साथ मतलब इसी से हमारे पास दो बनेंगे, इसके साथ भी कॉपी बनेगी, इसके साथ भी कॉपी बनेगी। ट्रेलर, अब इसको एक एक चीज को हमने गौर से समझना है। ये ट्रेलर है उसमें ये कॉपी बनेगी, तो सवाल ये उठता है कि आइदर ये दोनों इकट्ठे होंगे, मतलब ये ऐसे होगी और कॉपी इसकी ऐसे होगी, मतलब एक नई कॉपी ऐसे बनेगी, ये टोटली न्यू स्ट्रैंड, ये टोटली ओल्ड स्ट्रैंड। एक मॉडल ये है कि मतलब हमारे पास जब ये डिवाइड करेगा, जो डीएनए हमारे पास से रेप्लिकेट करेगा, तो एक कॉपी हमारे पास टोटली ओल्ड स्ट्रैंड की होगी या पेरेंट स्ट्रैंड की होगी, और एक कॉपी हमारे पास टोटली न्यू स्ट्रैंड्स की होगी। किसकी होगी? न्यू स्ट्रैंड्स की। इस मॉडल को कहते हैं कंजर्वेटिव मॉडल। इस मॉडल को क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव मॉडल, ठीक है। तीन तरह के मॉडल्स हैं जो कि डीएनए के रेप्लिकेशन को एक्सप्लेन करेंगे कि हमारे पास पेरेंट कॉपी कैसे डिवाइड करेगी। तो एक है कंजर्वेटिव मॉडल। कंजर्वेटिव मॉडल में क्या कहते हैं कि जब ये कॉपी रेप्लिकेट करेगा तो जो दोनों ओल्ड कॉपीज हैं वो एक जगह आ जाएंगी और जो दोनों न्यू कॉपीज हैं वो एक जगह आ जाएंगी, ठीक है। न्यू स्ट्रैंड अलग टोटल होगा, जो ओल्ड स्ट्रैंड है वो टोटली अलग होगा, पुराने वाला पुरानी जगह उसी तरीके के एक न्यू बन जाएगा।
ये कंजर्वेटिव मॉडल है। एक दूसरा मॉडल है, दूसरे मॉडल के मुताबिक क्या कहा जाता है कि ये हमारे पास डीएनए है, ये हमारे पास क्या है, डीएनए है, और इस डीएनए का जो एक स्ट्रैंड है वो इधर आ जाता है और उसी के साथ एक नया स्ट्रैंड बन जाता है ऐसे, ठीक है। और एक डीएनए हमारे पास ये वाला आ जाता है और इसके साथ भी एक नया स्ट्रैंड बन जाता है ऐसे, ठीक है। एक मॉडल ये है। अब अगर इस मॉडल में ये एक पेरेंट है, ये हमारे पास क्या है, पेरेंट डीएनए, ये हमारे पास क्या होंगे, डॉटर डीएनए है। अब इन डॉटर डीएनए में अगर देखा जाए तो एक स्ट्रैंड जो है वो पेरेंट का है, एक न्यू है। इसी तरह ये भी एक न्यू है, एक पेरेंट का है। मतलब दोनों कॉपीज में एक एक स्ट्रैंड पेरेंट से है और एक एक स्ट्रैंड उनके साथ न्यू डॉटर वाला बन गया। तो इस तरीके से ये दो डॉटर डीएनए बन गए। तो अब ये भी एक मॉडल है और इस मॉडल के मुताबिक देखो आधा कंजर्व है, ये पूरा कंजर्व था, ये पूरा कंजर्व है, ये अलग से बन गया। इसमें आधा जो है ना ओल्ड स्ट्रैंड कंजर्व है और आधा न्यू बने, ऐसा ही है। तो आधा बने इसकी वजह से इस मॉडल को बोलेंगे सेमी कंजर्वेटिव। इसको क्या बोलेंगे, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। एक मॉडल हमारे पास क्या है, सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव मॉडल में क्या कहा जाता है कि जो हमारे पास डॉटर डीएनए बनेगा उसमें एक स्ट्रैंड पेरेंट का होगा, एक न्यू होगा। दोनों में एक स्ट्रैंड क्या होगा, पेरेंट का होगा, एक हमारे पास उसके साथ न्यू बनेगा, वो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है। एक तीसरा मॉडल है, तीसरा मॉडल हमारे पास कहता है कि एक डीएनए है, ये क्या है हमारे पास, डीएनए है, और ये डीएनए टोटली डिस्पर्स हो जाएगा, मतलब टुकड़े न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट होगा तो उसके साथ फिर न्यू न्यूक्लियोटाइड्स अटैच होंगे। और एक बात याद रखना, जो न्यू न्यूक्लियोटाइड्स कहां से आते हैं, वो हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। कैसे बनते हैं इस पे अलग से कॉन्सेप्ट है कि सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन एंड पायरिमिडीन जो है कि हमारे पास ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल, ये वगैरह कैसे बनते हैं, बाकी चीजों को, बाकी सेल मशीनरी इसको कैसे बनाती है, वो एक अलग से कॉन्सेप्ट है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने बना के भेजे हुए हैं, कहाँ पे, न्यूक्लियस के अंदर वो अन्य भाग पड़े हुए हैं, उसमें बहुत सारे हमारे पास एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड्स पड़े हुए हैं, बस हमें नक्शा चाहिए। इसके मुताबिक क्या कहते हैं कि ये क्या, ये हमें क्या है कि ये छोटे छोटे से टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे से क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाएगा, और उन्हीं के साथ आधा फिर नया आधा पुराना, आधा नया आधा पुराना, ठीक है, ऐसे। मतलब उसमें कोई भी प्रॉपर ना पेरेंट होगा ना उसमें कोई प्रॉपर डॉटर होगा, वो डिस्पर्स हो जाएगा। इसको बोलते हैं डिस्पर्स मॉडल। इसको क्या बोलते हैं, डिस्पर्स मॉडल। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इनमें से सही मॉडल कौन सा, ठीक है। इसमें से सही मॉडल जो है वो हमारे पास है सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। ये बात प्रूव हो चुकी थी 1958 में। इसमें 1958 में प्रॉपर एक्सपेरिमेंट है, उस पे अलग से क्वेश्चन, मतलब अलग से जो ना टॉपिक, वो लेक्चर हम रिकॉर्ड करेंगे। स्टाल एक्सपेरिमेंट जिसको बोलते हैं, तो वो स्टाल एक्सपेरिमेंट जो है वो इसी बात पे थे कि इन तीनों मॉडल में से कौन सा मॉडल जो है वो एक्चुअल में प्रेजेंट है। तो वो ये बात प्रूव हो गई थी 1958 में कि जो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है वो सही मॉडल है, और उस मतलब जो असल में भी हमारे पास स्ट्रैंड बनते हैं उसमें एक पेरेंट का होता है, एक न्यू होता है। इसे दोनों स्ट्रैंड में, दोनों डीएनए में एक पेरेंट का स्ट्रैंड होगा और एक हमारे पास न्यू स्ट्रैंड उसके साथ बनेगा। तो ये हमारे पास सेमी कंजर्वेटिव मॉडल प्रूव हो गया था 1958 में कि ये बेस्ट मॉडल है, ये प्रॉपर मॉडल है, और इनकी वजह से इनके एक्सपेरिमेंट, जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। स्टाल एक्सपेरिमेंट्स, इसमें वो कैल्शियम क्लोराइड और सीजियम क्लोराइड वाली चीजें उन्होंने यूज की थी और वो प्रॉपर वो देखा था। वो एक्सपेरिमेंट हम करेंगे, वो खुद भी पढ़ लो समझ आ जाएगा, नहीं तो उस पर हम जो है प्रॉपर बाद में लेक्चर तैयार करेंगे, क्योंकि अगर इधर यहाँ पे मैं समझाऊंगा तो ये लेक्चर डीएनए रेप्लिकेशन से हट के उसकी हिस्ट्री पे चला जाएगा। मॉडल बताने का मकसद क्या था, क्योंकि हमारी जो रेप्लिकेशन होगी वो इसके मुताबिक होगी। अब कैसे इसके मुताबिक होगी वो हम शुरू करेंगे, उसका मैकेनिज्म देखें कि डीएनए की रेप्लिकेशन में इसका मैकेनिज्म क्या, कैसे डीएनए रेप्लिकेशन होती है। बस अभी तुम लोगों को ये पता होना चाहिए कि टोटल कितने मॉडल है, 3 मॉडल है, कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव और डिस्पर्स मॉडल। उनमें से बेस्ट कौन सा है, वो सेमी कंजर्वेटिव, जो ट्रू मॉडल है वो क्या है, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। और 1958 में स्टाल एक्सपेरिमेंट के जरिए इस चीज को प्रूव कर दिया गया था। तो ये हमारे पास क्या हो गया, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल का हो गया फिनोमेना। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक्स पे। ये सारी चीजें साथ साथ इसमें बता रहा हूँ क्योंकि ये चीजें आगे कनेक्टेड होंगी, चीजों को समझने के लिए जरूरी है, ठीक है। तो हमारे पास मॉडल हो गए। अब हमारे पास मेन टॉपिक जो है वो यही से शुरू होता है कि डीएनए की रेप्लिकेशन कैसे होती है, ठीक है।
पहले हमने उसकी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन ले ली। इंफॉर्मेशन क्या ले ली कि डीएनए रेप्लिकेशन होती क्या है और क्यों होती है, क्या रीजन ऐसी आ जाती है कि डीएनए को रेप्लिकेट करना पड़ जाता है, डबल होना पड़ जाता है। अब एस फेज के दौरान डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हो गई है, कैसे होती है, दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट। सो मैकेनिज्म हम डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे? मैकेनिज्म। अब मैकेनिज्म देखो, ये साइमल्टेनियसली सब कुछ हो रहा होता है। ये जितना भी हम आज यहाँ पे पढ़ेंगे, आखिर में यही समझना कि ये हमारे पास सारा एक साथ हो रहा है। ये सारा क्या हो रहा है? एक साथ हो रहा है। लेकिन हम अपनी आसानी के लिए इसको कितने फेजेस में डिवाइड करेंगे? 3 फेजेस में। कितने फेजेस में इसको हमने डिवाइड करना है? 3 फेजेस में। कि जो डीएनए का जो रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म, उसके 3 फेज होंगे। सबसे पहला जो फेज है हमारे पास, उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन इनिशिएशन। रेप्लिकेशन इनिशिएशन। रेप्लिकेशन इनिशिएशन का मतलब क्या होगा कि हमारे पास डीएनए के जो रेप्लिकेशन है वो इनिशिएट कैसे होती है, वो शुरू कैसे होती है। उसके बाद हम फिर देखेंगे उसकी पॉलीमराइजेशन या एक्सटेंशन। क्या? पॉलीमराइजेशन। कि हमारे पास जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो कैसे ऐड होंगे, जो न्यू न्यूक्लियोटाइड्स हैं, जो डाटा स्ट्रैंड्स बनेंगी वो कैसे बनेंगी। ठीक है, वो हो गया। उसके बाद तीसरे स्टेज पे हम कहेंगे टर्मिनेशन, कि फिर ये डीएनए रेप्लिकेशन बंद कैसे होगा, ये प्रोसेस स्टॉप कैसे होगा, वो हमारे पास टर्मिनेशन है। तो 3 हमने क्या करने हैं, इसके फेजेस हैं जिसको हमने 1 बाय 1 डिस्कस करना है। लेकिन जहन में ये बात रखो कि ये तीनों काम साथ में हो रहे होते हैं। ठीक है, साथ ही में इनिशिएशन भी होगी, साथ ही पॉलीमराइजेशन भी होगी, और साथ ही में मतलब ओवरऑल साइमल्टेनियसली सारा काम हो रहा होता है। हम अपनी आसानी के लिए इसको क्या करेंगे, 1 बाय 1 क्या करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखना है रेप्लिकेशन इनिशिएशन। सबसे पहले हमने क्या देखना है? रेप्लिकेशन इनिशिएशन। तो कहानी शुरू होती है यहां से। कहां से शुरू होगी कहानी? जो रेप्लिकेशन की शुरू होती है वो यहां से शुरू होती है कि हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर एक डीएनए पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? एक डीएनए पड़ा हुआ है। और इस डीएनए में आपस में ये जो नाइट्रोजनस बेसेस है वो किसके जरिए अटैच्ड है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए। ऐसा ही है, किसके जरिए अटैच्ड है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए अटैच्ड है। ठीक है, और इसके हम डायरेक्शन के लिए प्राइम जो 5 प्राइम 3 प्राइम यूज करते हैं कि उसका एक कोना 5 प्राइम होगा डीएनए का, दूसरा कोना हमारे पास 3 प्राइम होगा। तो वो 3 प्राइम 5 प्राइम क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास जो डीऑक्सीराइबोज है उसके 5वें नंबर पे हमारे पास बना होता है फास्फेट का ग्रुप अटैच होता है, जबकि तीसरे पे हमारे पास OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो जो एक हमारे पास है वो 5 प्राइम से मतलब शुरू होगा, फिर बनते 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 उसका दूसरा कोना हमेशा 3 प्राइम पे एंड होगा। क्या होगा? 3 प्राइम पे एंड होगा। क्यों? क्योंकि फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है पर 5 और 3 के दरमियान। तो किसी एक का हमारे पास अगर स्टार्ट हो रहा है तो उसका कोना 5 होगा, एंड हो गया 3 पे, और जो दूसरा स्ट्रैंड होता है उसका कंप्लीमेंट्री होगा, उसका एंटी पैरेलल होगा। मतलब अगर एक स्ट्रैंड ऐसे जा रहा है दूसरा स्ट्रैंड ऐसे आएगा। अगर एक 5 to 3 है तो दूसरा इस तरफ से 5 to 3 होगा। ठीक है, ये इधर जा रहा है, ये वाला इधर आ रहा है, मतलब ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के क्या होंगे? एंटी पैरेलल। ये ऐसे जा रहे होंगे। ठीक है, ये ऐसे जा रहा है। तो ये एंटी पैरेलल स्ट्रैंड किसके होते हैं? डीएनए के होते हैं। तो हमारे पास एक 5 to 3 होगा, दूसरा 3 to 5 होगा। ऐसा ही है कहानी। ये डीएनए यहां से जो है ना कहानी शुरू हो जाती है। अब हमने क्या करना है, हमारे सेल ने होना है डिवाइड। तो डिवीजन के लिए सबसे पहले क्या भेजा जाता है? हमारे पास भेजे जाते हैं सर्चिंग प्रोटीन्स। क्या भेजे जाती हैं? सर्चिंग प्रोटीन्स। इन सर्चिंग प्रोटीन्स का काम क्या है? स्पेशल टाइप्स की प्रोटीन्स होती हैं जिन्होंने डीएनए के अंदर एटी रिच रीजन को ढूंढना है। किसको? एटी रिच रीजन को क्या करना है? हमने सर्च आउट करना है कि कौन सा ऐसा रीजन है इस पूरे डीएनए के अंदर जहां पे एटी ज्यादा है। मतलब बिल फर्ज ये एक स्ट्रैंड है जिसमें एटी 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 और एटी है, ऐसे उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? टी ए टी ए टी ए टी ए। एक रीजन ये है, एक बिलफर्ज रीजन ये है जी सी ए टी सी जी ए, और उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? सी जी टी ए जी सी टी। अब मुझे बताओ, हमने अभी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग में क्या सीखा कि हमें हमेशा ए और टी के दरमियान कौन से बॉन्ड बनेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे डबल। मतलब इनके दरमियान डबल, इनके दरमियान डबल, ये सारे क्या होंगे? डबल होंगे। सही है। और यहाँ पे देखो सी और जी के दरमियान क्या बनेंगे? ट्रिपल बॉन्ड बनेंगे। 3 इसके
3 इसके, इन दोनों के दरमियान 2, इनके फिर 2, ये फिर 3, ये फिर 3, ये फिर 2। अब मुझे ये बताओ कि ज्यादा एनर्जी यहाँ पे लगेगी, यहाँ पे लगेगी। हमने इस बॉन्ड को ब्रेक करना है, हमने स्ट्रैंड को अलग अलग करना है, इस बॉन्ड को ब्रेक करना है, तो बताओ एनर्जी कहाँ पे ज्यादा लगेगी? यहाँ पे लगेगी ना, क्योंकि यहाँ पे 3 बॉन्ड ज्यादा है। 3 बॉन्ड को तोड़ना ज्यादा मुश्किल है एज कम्पेयर टू 2 बॉन्ड्स, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो जहां पे 80 रिच रीजन होगा, जहां पे 80 ज्यादा हो, वहां पे जाके वो प्रोटीन्स मार कर देंगे। क्या कर देंगे? मार कर देंगे। बिल फर्ज उनको ये जगह यहाँ पे मिली, यहाँ पे मिल गई, उन्होंने इसको मार कर दिया कि 80 रीजन ये है हमारे पास। क्या है? ये हमारे पास जगह है। अब ये जो 80 रिच रीजन है, इसको बुक की जुबान में क्या कहा जाती है? तो मैंने डिटेल में बता दिया कि कौन सा रीजन होगा। बुक की जुबान में, कॉन्सेप्ट की जुबान में इस रीजन को कहा जाता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। उसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का मतलब क्या होगा कि जीनोम के अंदर, उस पूरे डीएनए के अंदर वो साइट जहां से रेप्लिकेशन पॉसिबल है। हर जगह से डीएनए खुद को रेप्लिकेट नहीं कर सकता, उसमें ऐसे सीक्वेंसेस होने चाहिए जो कि जरूरी हो रेप्लिकेशन के लिए। उन सीक्वेंसेस को, वो जो न्यूक्लियोटाइड्स के स्पेसिफिक सीक्वेंसेस हैं, उनको बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का मतलब ये है कि यहां से डीएनए स्टार्ट हो सकता है, यहां से डीएनए की रेप्लिकेशन स्टार्ट हो सकती है, उसको बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें, किसकी? प्रोकैरियोटिक सेल, जो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं, उसके अंदर सिर्फ एक ही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। क्या है? एक ही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। अगर बैक्टीरिया के जीनोम से वो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन निकाल दिया जाए तो वो बैक्टीरिया कभी डिवाइड नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसके अंदर एक ही हमारे पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगी और उसी से वो रेप्लिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। जब वो ओरिजिन ही नहीं है तो फिर रेप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। प्रोकैरियोट्स के बाद अगर यूकैरियोट्स की बात करें, तो यूकैरियोट्स में ये जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, ये ज्यादा हो सकते हैं। मोर देन वन पॉसिबल है, मोर देन वन पॉसिबल है। तो ये बात याद रखो, प्रोकैरियोट्स में एक ही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, जबकि यूकैरियोट्स में एक से ज्यादा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक हो गई? उसके बाद अब चलते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हमें मिल गया, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हमें क्या हुआ? मिल गया। उसके बाद जब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मिल गया, उसके बाद फिर एक एंजाइम है। अब यहाँ पे हम ग्रुप ऑफ एंजाइम जो है, डिफरेंट मेन जो हीरोज हैं, डिफरेंट हीरोज हैं, एक्शन हीरो, हेल्पिंग हीरो, बहुत सारे काम है इसके, बहुत सारे कैरेक्टर हैं, उसको एंजाइम कहते हैं हम बायो की जुबान में। तो यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स है जो कि डीएनए रेप्लिकेशन में यूज हो रहे हैं। मैं इन सारे एंजाइम्स को यहाँ पे बता देता हूँ, फिर वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। इसके अंदर डीएनए हेलिकेज होता है। ठीक है? क्या होता है हमारे पास इस ग्रुप में? डीएनए का हेलिकेज है। उसके बाद डीएनए जाइरेज है, डीएनए जाइरेज, इसको गायरेज भी बोलते हैं, जाइरेज भी बोलते हैं। दूसरा इसका नाम है टोपो आइसोमरेज। क्या है? टोपो आइसोमरेज। एक एंजाइम ये होता है। दो एंजाइम हो गए। एक एंजाइम हमारे पास होता है डीएनए प्राइमेज। अब हम वन बाय वन इनके फंक्शन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं, एक साथ इसलिए लिख रहा हूं, ये सारे जितने भी एंजाइम हैं। डीएनए प्राइमेज है। उसके बाद हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज है, जिसके 3 टाइप्स हैं। डीएनए पॉलीमरेज इज द मेन एंजाइम फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। उसकी 3 टाइप्स हैं, एक 1 2 3। क्या है? 1 2 और 3, 3 तरह के डीएनए पॉलीमरेज यूज होंगे। उसके बाद हमारे पास है डीएनए लाइगेज। ठीक है? और एक हमारे पास और एंजाइम है डीएनए प्राइमेज। ये 6 जो है बड़े बेसिक्स एंजाइम्स की कैटेगरीज हैं जो कि यूज होंगी इस डीएनए रेप्लिकेशन में। तो हम पहला फेज स्टार्ट किए हुए इनिशिएशन। अब देखो हमारे पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मिल गई। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के बाद जाता है हमारे पास ये 2 एंजाइम्स जाते हैं। कौन से एंजाइम जाते हैं? ये 2, डीएनए हेलिकेज और डीएनए गायरेज। 2 एंजाइम है जो जाते हैं। डीएनए हेलिकेज का काम क्या होता है? डीएनए हेलिकेज तुम लोगों का वैम्पायर है, वो काटता है, वो कैंची है। वो सिर्फ जो हमारे पास बीच में क्या होते हैं, जो डबल बॉन्डेड हाइड्रोजन होते हैं, वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स को रिमूव करता है। मतलब ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स है ना, तो वो इनको क्या करेगा? रिमूव कर देगा। क्या कर देगा? हमारे पास रिमूव कर देगा। इसको मैं ऐसे बनाता हूँ, ये हमारे पास डीएनए हेलिकेज आया। डीएनए हेलिकेज ने क्या किया? बिलफर्ज ये डीएनए था ये, और इसने यहां से ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन थी, मतलब रेप्लिकेशन यहां से स्टार्ट होगी। तो जहां से ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है वहां से डीएनए हेलिकेज जो इनके दरमियान
ये जो डीएनए के दरमियान हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, वो इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को क्या कर देगा, तोड़ देगा, इसको दरमियान से काट देगा। तो काटने से क्या होगा, हमारे पास ये बिल्कुल ऐसे एक स्ट्रक्चर बन गया जिसमें ये कुछ जो डीएनए के हमारे पास ये स्ट्रक्चर था उसमें से हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गए। जब हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे तो उससे क्या होगा, हमारे पास ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो ऐसे अलग हो जाएंगे, ये स्ट्रैंड अलग हो जाएगा, ये स्ट्रैंड अलग हो जाएगा, ऐसा ही है, ये स्ट्रैंड अलग हो जाएगा, वो स्ट्रैंड अलग हो जाएगा। ये काम किसका है, हाइड्रोजन बॉन्ड को किसने काटा, जो नाइट्रोजनियस बेसिस के दरमियान बॉन्ड्स थे हाइड्रोजन बॉन्ड, उनको काटता कौन है, उनको एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी उनकी कौन करता है, मतलब उसको जो सीजर काम यहाँ पे क्या कर रहा था, वो हमारे पास डीएनए हेलिकेज कर रहा था। हेलिकेज ने अपना काम किया, मतलब ये जो जवान है वो हमारे पास एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे लगा हुआ है, एक जवान डीएनए हेलिकेज का यहाँ पे लगा हुआ है, ये इसको इस तरफ देख रहा है, ये इसको इस तरफ कर रहा है, वो उसको उस तरफ से खींच रहा है ऐसे ताकि वो खुल जाए, ठीक है, वो खुल जाए। लेकिन होगा क्या, ये हमारे पास ट्विस्टेड है एक दूसरे के साथ, क्या है, ये जो डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है वो ट्विस्टेड है, मतलब एक दूसरे के ऊपर ट्विस्टेड हुआ है। तो जब ये यहाँ से खुलेगा, आप चीज को ऐसे खींचना शुरू कर दो तो यहाँ पे बल पड़ना ज्यादा हो जाएंगे, यहाँ पे कॉइलिंग ज्यादा हो जाएगी, क्या हो जाएगी, जैसे इसको खींचना शुरू कर दोगे बीच में से, तो इस तरफ और इस तरफ जो कॉइलिंग है, अगर वो इस तरफ जा रहा है तो इस तरफ, अगर इस तरफ आ रहा है तो इस तरफ, तो इस तरफ जो कॉइलिंग है वो ज्यादा होना शुरू हो जाएगी, सुपर कॉइल होना शुरू हो जाएगा डीएनए। कैसे, मैं इसके लिए एक एग्जांपल बताता हूँ, किधर गया हमारे पास, ये मैंने इसके लिए बनाया हुआ है, ये बिल्कुल हमारे पास दो स्ट्रैंड है, मैं पहले इनको कॉइल कर देता हूँ, ठीक है, ये एक दूसरे के ऊपर, जैसे डीएनए एक दूसरे के ऊपर क्या हुआ होता है, डीएनए एक दूसरे के ऊपर क्या हुआ होता है, वाइंड हुआ होता है, डबल हेलिक्स उसने बनाया होता है। इसी तरीके से ये हमारे पास दो स्ट्रैंड है डीएनए के, और इसको हमने क्या किया, एक दूसरे के ऊपर बनाया हुआ डबल हेलिक्स। अब बिलफर्ज ये बन गया, अब ये हमारे पास एक स्ट्रैंड इधर है, एक स्ट्रैंड इधर है, यहाँ पे हेलिकेज ने अपना काम शुरू कर दिया। हेलिकेज क्या करता है, बीच में काटता चला जाता है, जब ये बीच में काटेगा तो ये ऐसे खुल तो रहा होगा, ठीक है, खुल रहा है ना, लेकिन यहाँ पे खुलने के बाद, यहाँ पे इसके बाद उसके ऊपर दोबारा से ट्विस्ट होना शुरू हो जाएगा, क्या होना शुरू हो जाएगा, अब इससे मजीद नहीं खुल रहा। क्यों नहीं खुल रहा, क्योंकि उनकी बॉन्डिंग जो है वो ज्यादा सुपर कॉइलिंग उसमें होगी, उसमें वे एक दूसरे के ऊपर मुड़ना शुरू हो जाएंगे। ये घर में खुद करोगे तो जब इस तरह खोलोगे तो उसके बाद हमारे पास बताएंगे कि उसके अंदर सुपर कॉइलिंग शुरू हो जाएगी, बाइंडिंग ट्विस्टिंग ज्यादा हो जाएगी। तो उन ट्विस्टिंग को खोलने के लिए हमारे पास एक एक्शन हीरो मौजूद होता है जो हेलिकेज की हेल्प आउट करता है, उसकी मदद करता है, वो हमारे पास क्या है, डीएनए जाइरेज है, वो हमारे पास क्या है, डीएनए जाइरेज। डीएनए जाइरेज क्या काम, हेलिकेज तो उसको खोल रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, खोल रहा है, लेकिन खोलने की वजह से क्या होगा कि हमारे पास बिलफर्ज ये रीजन है, बिलफर्ज ये रीजन है, तो इसमें हमारे पास वो कॉइलिंग जो है वो ज्यादा हो जाएगी, क्या हो जाएगी, वो जो कॉइलिंग है, पहले ये डीएनए ऐसे था, सिंपल हो रहा था, लेकिन अब उसमें वो कॉइलिंग, वो सुपर कॉइलिंग जो है वो ज्यादा हो गई, उसमें वो जो डीएनए वो ज्यादा ट्विस्ट कर गया, एक दूसरे के ऊपर उसने कॉइल बनाना शुरू कर दिए। तो अब इसकी वजह से क्या होगा कि जो हेलिकेज वैसे भी एनर्जी यूज कर रहा है, फ्री में नहीं काट रहा है, एटीपी को यूज कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कॉइलिंग इतनी ज्यादा है कि अब हेलिकेज की इतनी हिम्मत नहीं है कि उसको आगे खोल ले, उसको आगे खोल ले। तो उसके लिए क्या होता है, डीएनए जाइरेज एंजाइम आता है, कौन सा आता है, डीएनए जाइरेज, या फिर दूसरे लफ्जों में टोपोआइसोमरेज। अब ये जो डीएनए जाइरेज है उसका क्या होता है, बेसिकली इसके दो मेन डोमेन्स है, ये ऐसे, मतलब एक हाथ में इसने एक डोमेन पकड़ी है, एक हाथ में इसने एक ये डोमेन पकड़ी है। अब इस हाथ से क्या करेगा, इस डोमेन को, इसको ऐसे बता देता हूँ, ये हमारे पास एक टोपोआइसोमरेज एंजाइम है, उसके दो हाथ हैं, एक डोमेन ये वाला है, एक डोमेन ये वाला है। जो ये डोमेन है इसका काम है न्यूक्लियस एक्टिविटी, कौन सी एक्टिविटी, न्यूक्लियस एक्टिविटी, मतलब ये काटेगा, और ये इसके हाथ में क्या होगा, लाइगेज होगा, लाइगेज समझो ग्लू है जो जोड़ेगा चीजों को। अब इसने एक हाथ में न्यूक्लियस पकड़ा हुआ है, एक हाथ में इसने ग्लू पकड़ा हुआ है, इस हाथ से मारेगा तो क्या होगा, इस हाथ से मारेगा तो क्या होगा, टूटेगा, न्यूक्लियस जो बांड है हमारे पास, जो फास्फोडाइएस्टर बांड है वो टूटेंगे, क्या होंगे, डीएनए टूटेगा, और जैसे ही वो टूटेगा दूसरे हाथ से उसको जोड़ेगा। ये सारा एक्शन ये पे कौन परफॉर्म कर रहा है, टोपोआइसोमरेज। समझो इस चीज को, देखो यहाँ पे कॉइलिंग ज्यादा हो गई। अब इस कॉइलिंग को, ये जो मैंने रस्सी की हुई है, ये रस्सी, यहाँ पे कॉइलिंग बहुत ज्यादा हो गई। अब इस कॉइलिंग को खत्म करने का इजी तरीका क्या है कि यहाँ से मैं एक धागा काट दूं, ये जो एक स्ट्रैंड है वो मैं काट दूं, जब ये मैं काटूंगा तो वो जो बल है वो सारे निकल जाएंगे वहां से, लेकिन क्या होगा, दोबारा से फ्रैगमेंट्स ना बने, ये तो डीएनए सारा कट जाएगा,
तो क्या है हमारे पास, हम क्या करते हैं, उसके दूसरे हाथ में लैगेज होता है, लैगेज उसको दोबारा जैसे ही बल निकला दोबारा उसको जोड़ दिया, जैसे ही बल निकला दोबारा उसको जोड़ दिया। तो इस तरीके से जो टोपोआइसोमरेज है वो हमारे पास बल निकालती है, इस अगले वाले डीएनए के सुपर कॉइलिंग को खत्म करती है डीएनए के। कैसे, वो एक हाथ से उसने छुरा पकड़ा है, स्ट्रैंड काटता है डीएनए का, स्ट्रैंड काटा, बल निकल गया क्योंकि ये तो यहाँ से खींच रहा है, फोर्स आ रहा है, बल निकले, जैसे बल निकल गए उसने वापस पे ग्लू चिपका दिया, डीएनए दोबारा से क्या हो गया, जुड़ गया, जो लाइगेज की एक्टिविटी है दोबारा जुड़ गया, फिर थोड़ा आगे और खुला, फिर बल पड़ गए, वो फिर गया, उसने एक हाथ से एक डोमेन से क्या किया, उसको न्यूक्लियस एक्टिविटी की है, उससे काट दिया उसको, जैसे वो बल निकल गए उसके बाद दोबारा से लाइगेज उसके साथ, मतलब ये पहले उधर गया, वो काटा, फिर जैसे उसकी बल निकले मुड़ गया, अब ये वाला डोमेन उधर हो गया, उसने वापस उसको जोड़ दिया। और इस तरीके से जो टोपोआइसोमरेज है वो अपना काम करते हैं। तो इस वाले से ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम बन जाते हैं हेलिकेज के हेल्प करने के लिए। हेलिकेज का काम है सिर्फ काटना है, चीजों को खोलना, स्ट्रैंड को खोलना। ये जो बल निकालने वाला काम है, मतलब इस बल को इस तरह के, ये बल है, इसको इस फॉर्म में लाने के लिए कौन सा एंजाइम यूज हो रहा होता है, टोपोआइसोमरेज एंजाइम जो है वो यूज हो रहा होता है। इस कॉइल स्ट्रक्चर को लैडर स्ट्रक्चर में लाने के लिए कौन सा एंजाइम यूज हो रहा होता है, टोपोआइसोमरेज एंजाइम यूज हो रहा होता है। और बहुत सारे हमारे पास मेडिसिन है, एंटीबायोटिक्स होगी, जो मायोक्सिन, फ्लॉक्सीसिन और ये सारे नाम तुम लोग सुनते हो, इनका बेसिक काम क्या होता है, क्या बैक्टीरिया जो है ना वो बीमारी काज करने के लिए खुद को डिवाइड करेगा। तो जो ड्रग्स है वो बेसिकली टोपोआइसोमरेज को टारगेट करती है। टोपोआइसोमरेज में वो न्यूक्लियस की एक्टिविटी को ज्यादा कर देती है। जब वो न्यूक्लियस की एक्टिविटी ज्यादा होगी तो वो हर जगह से जो बैक्टीरियल डीएनए है उसको काट देगा, लेकिन दोबारा उसकी लाइगेज एक्टिविटी को सप्रेस कर देती है। तो अब दोबारा उसको जोड़ने के लिए कुछ भी नहीं है, तो वो बैक्टीरिया का डीएनए कट तो गया टोपोआइसोमरेज की वजह से, लेकिन दोबारा उसको जोड़ा नहीं, और इस तरीके से डीएनए उनका जाया हो जाता है और हमारे पास जो बीमारी है वो रुक जाती है, क्योंकि अब आगे जो डीएनए है बैक्टीरिया का वो डिवाइड ही नहीं कर पा रहा, बैक्टीरिया और डिवाइड नहीं कर पा रहे, तो बीमारी हमारे पास रुक जाती है। तो ड्रग्स में टोपोआइसोमरेज को बहुत ज्यादा टारगेट किया जाता है। इवन आजकल कैंसर में भी हमारे पास जो कैंसर सेल्स है उसमें भी तो क्या होता है, ये डिवीजन बार बार हो रही है ना, तो उस डिवीजन को स्टॉप करने के लिए अभी जो टारगेट किया जा रहा है वो टोपोआइसोमरेज के एंजाइम्स को टारगेट किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ ड्रग्स, कीमोथेरेपी के जरिए टारगेट किया जा रहा है। तो यहाँ पे ये चीज इतनी डिटेल में इसी वजह से बनाई क्योंकि जो काम है वो बड़ा फनी है। हेलिकेज ने खोला, जो आगे बल पड़ गए थे उन बल को क्या किया, किसने किया, हमारे पास जो टोपोआइसोमरेज एंजाइम था उसने हमारे पास ये काम सारा कर दिया। उसके बाद हमारे पास शुरू होता है, अब ये हमारे पास खुल गया, ये खुल गया। अब इस खुलने के बाद क्या होगा वो देखते हैं। ये खुल तो गया, हमारे पास बल भी आगे खत्म हो गया, हमारे पास स्ट्रैंड भी अलग हो गया, ये स्ट्रैंड अलग हो गया, ये स्ट्रैंड अलग हो गया। अब इसके बाद क्या, वो अभी हम देखते हैं। तो अब क्या होगा, हमारे पास ये खुल तो गए। अब जब ये खुल गए टोपोआइसोमरेज की एक्टिविटी जो है वो समझ आ गई होगी, बहुत डिटेल में समझ आ गई होगी इंशाल्लाह वो कैसे अपना काम कर रहे हैं। अब ये है हेलिकेज अपना काम कर रही है, अपना काम कर रहे हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। अब ये जो स्ट्रैंड्स है ये खुल गए, तो इनकी कोशिश होती है कि यार हम दोबारा जुड़े, ये खुल गए ना, तो इनकी कोशिश होती है कि यार हम दोबारा जुड़े। तो दोबारा जोड़ने से बचाने के लिए खास किस्म की प्रोटीन्स होती हैं जो कि वहां पे अटैच हो जाती हैं। बिलफर्ज ये जो प्रोटीन्स है कुछ इस तरह की प्रोटीन्स होंगी जो कि यहाँ पे जुड़ जाएगी, एक प्रोटीन यहाँ पे जुड़ जाएगी, कुछ प्रोटीन यहाँ पे जुड़ जाएगी, और इस तरीके से हमारे पास अब ये क्या होगा कि ये यहाँ पे जुड़े हुए, ये यहाँ पे जुड़े हुए, तो वो अगर कोशिश भी करते हैं कि खुद को जोड़े तो बीच में, अब बिलफर्ज ये स्टैंड अलग है, ये स्टैंड अलग है, अगर इनके बीच बिलफर्ज यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो ये तो जुड़ जाएंगे, लेकिन अगर इनके दरम्यान में कुछ और रख दूं, बिलफर्ज ये मैंने इसके अंदर एक और प्रोटीन रख दी ऐसे, तो अब ये कोशिश भी करेंगे तो एक दूसरे के साथ जुड़ नहीं पाएंगे। क्या नहीं पाएंगे, जुड़ नहीं पाएंगे। इस प्रोसेस को बायो की जुबान में बोलते हैं रीअनीलिंग। क्या बोलते हैं इसको, रीअनीलिंग। रीअनीलिंग का मतलब क्या होता है कि अगर स्ट्रैंड अलग हो जाए तो दोबारा एक प्रोसेस है जिसके जरिए वो जुड़ सकते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं रीअनीलिंग। क्या बोलते हैं, रीअनीलिंग। तो रीअनीलिंग रोकने के लिए, रीअनीलिंग को स्टॉप करने के लिए ये खास प्रोटीन्स यहाँ पे लगा दी जाती है। इन खास प्रोटीन्स को क्या कहते हैं, इन खास प्रोटीन्स को क्या बोलते हैं, इन खास प्रोटीन्स को बोलते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड, क्या बोलते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स। इनको क्या बोलते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स। क्या बोलते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स, इन शॉर्ट एसएसबी प्रोटीन्स। कौन सी प्रोटीन्स, एसएसबी प्रोटीन्स। एसएसबी प्रोटीन्स का मेन काम क्या है, एसएसबी प्रोटीन्स का मेन काम है कि जो स्ट्रैंड्स अलग हो गए डीएनए हेलिकेज की वजह से,
उसको री अनीलिंग से स्टॉप करना है। री अनीलिंग जो है वो नहीं होने देनी, उनको दोबारा आपस में जुड़ने नहीं देना। सिंगल स्ट्रैंडेड जो बाइंडिंग प्रोटीन है उनका काम यही है, वो इस सिंगल स्ट्रैंड के साथ जुड़ जाएंगे, इस सिंगल स्ट्रैंड के साथ जुड़ जाएंगे। तो इस तरफ जुड़ने की वजह से क्या होगा, हमारे पास की बाइंडिंग जो है उनकी पॉसिबल नहीं हो पाएगी और री अनीलिंग इस तरीके से नहीं होगी। अब हमने जगह बना ली है, अब हमारे मेन जो एक्शन हीरो है उसकी होने वाली है एंट्री। क्या होने वाली है? एंट्री। मेन एक्शन हीरो हमारे पास क्या है, कौन सा एंजाइम है? डीएनए पॉलीमरेज। कौन सा एंजाइम है हमारे पास? डीएनए पॉलीमरेज। अब डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ये भी मैं हटा देता हूँ क्योंकि मैंने बता दिया। वैसे ये समझो यहाँ पे ये जुड़ी हुई है, ठीक है, अभी हटी नहीं है, ये सारा काम एक साथ हो रहा है। अब हो गया हमारे पास जो पहला फेज है कि इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, वो हो गया कंप्लीट। वो कब कंप्लीट होता है? जब यहाँ पे डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स आ जाए, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स जो है वो आ जाती है, यहाँ पे जुड़ जाती है, ये खुल जाता है और कॉइलिंग खत्म हो जाती है, खत्म हो रही होती है, तो हमारा इनिशिएशन फेज यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। उसके बाद शुरू होगा कौन सा फेज? पॉलीमराइजेशन का फेज। दूसरा फेज क्या होगा हमारे पास? डीएनए पॉलीमराइजेशन। दूसरा फेज क्या होगा? डीएनए पॉलीमराइजेशन।